अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फार मिर्जा। Today we have phenomenal guest with us, Hamza Malik साहब। Hamza Malik साहब has माशाल्लाह recently graduated in LLB from Qaeda University। इस सीरीज को मैंने पिछले साल में स्टार्ट किया था और सीरीज का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स के दिलों में और ज़हनों में बहुत सारे ख्याल होते हैं कि क्या मतलब फीसिस हैं, इसके अलावा किस तरह का कल्चर है उस यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा हॉस्टल एनवायरनमेंट कैसी है, क्लासेस की एनवायरनमेंट कैसी है और टेस्ट कौन से होते हैं, एडमिशंस और मेरिट कैसे बनते हैं। तो हर वो इंशाल्लाह जो हम है वो हम इस वीडियो के वजह से वो क्लियर करेंगे। तो हमजा मलिक साहब रियली थैंक्स के माशाल्लाह मेरे ख्याल में ये थर्ड टाइम इन मेजर इंटरव्यू है और शायद स्मॉल इंटरव्यू हमने ज्यादा भी किए हुए हैं। तो मुझे बताइएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल माशाल्लाह कैसी फीलिंग है, आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, 5 साल जो है आपके कंप्लीट हो गए हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे 5 साल? थैंक यू वेरी मच सी वहाब भाई, आपने बुलाया मुझे दोबारा। तो एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत कुछ सीखने को मिला कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी बाकी सारी एक तरफ थी और ये जो 5 साल हैं, ये एक्सपीरियंस जो है ये बिल्कुल डिफरेंट था। ये एक तो लाइफ के उस हिस्से में हम गए थे यूनिवर्सिटी में, जहाँ इंसान सीखता है, ज़ाहिर है टीनेज और फिर उसके बाद अर्ली 20s, उसमें बंदा सीखता है बहुत ज़्यादा। तो उस हिस्से में यूनिवर्सिटी गए हैं और यूनिवर्सिटी भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जैसी मिली, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी मैं देखूं 5 साल पीछे जब मैं आया था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में और आज डिग्री की है, तो मेरे अंदर काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। बड़े अच्छे हालात भी देखे हैं, बुरे हालात भी देखे हैं, लेकिन ओवरऑल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत कुछ लेके निकल रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी से और मेरी बड़ी अकीदत है उस यूनिवर्सिटी के साथ। और ऐसे ही बात होनी चाहिए। और मैंने देखा कि कायद यूनिवर्सिटी को एक ये भी एडवांटेज है कि हर कल्चर से मतलब पाकिस्तान के हर कोने से स्टूडेंट्स आए होते हैं, तो स्टूडेंट के लिहाज से आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है और आपको बहुत सारी, मैं आपको बताऊं, मुझे पक्का याद है कि जब हम पास्ट में इस्लामाबाद में थे तो हमने देखा कि बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स आपकी ना वो खत्म होती हैं। आपको आपको कुछ जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप आते हैं, क्योंकि आपने एफएससी एक खास इंस्टीट्यूट से खास इलाके में वहीं की होती है, तो चूंकि आप बड़ा उस एक खास एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो जो है ना आपके और आपका ज़हन खुलना शुरू होता है डिफरेंट कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट करके कि यार मतलब ये कैसे सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं, तो चीजें बेहतर होती हैं। तो माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, अच्छा आप चूंकि इंटरव्यू का मेन मकसद तो स्टूडेंट्स की जो है एडमिशन प्रोसेस है, तो मुझे बताइएगा एक तो ऑब्वियसली जनरल प्रोसेस जो है वो कायद यूनिवर्सिटी का, उस बारे में गाइड कर दीजिएगा। बाकी कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो वो रन टाइम पे भी देख लेंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल में टेस्ट इन्होंने शायद कंपल्सरी कर दिया है, पहले इनका टेस्ट होता नहीं था। मैं लॉ के नहीं, ओवरऑल वैसे भी कायद यूनिवर्सिटी के जो वो टेस्ट जो बीएस के लिए था। तो मुझे बताइएगा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल? पहले एप्लीकेशन प्रोसेस पे थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद हम आते हैं टेस्ट की तरफ। एप्लीकेशन प्रोसेस वही पिछले साल जैसे ही है और मैं आपके साथ डिटेल्स मजीद शेयर कर दूंगा। वो एक यूनिवर्सिटी ने एक पोस्ट दी है, कह लें कि एक रोड मैप बताया है कि अप्लाई कैसे करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। अच्छा, आप पोर्टल पर जाते हैं, ऑनलाइन अपना सारा प्रोफाइल बनाते हैं और वो आपको साथ साथ ईमेल पे भी गाइड करते हैं और पोर्टल पे भी आपको एज जिस तरह आप बाकी चीज़ों का अकाउंट बनाते हैं वैसे अकाउंट बना के आप प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और मेरा ख्याल है एक अलग से भी पोर्टल है इस चीज़ का, वो सारी डिटेल्स, वो एक कह लें कि रोड मैप है, उस पे लिखा है, वो सारा कुछ पढ़ के आपको पता चल जाएगा बड़ा इजीली। और हमारी पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है स्टेप बाय स्टेप। वो बस आप उसमें जाके लॉगिन करें और आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप खुद ही पता चलता जाता है वहां से, और आपको मजीद जो चीजें आती हैं वो आपको ईमेल कर देते हैं। इसलिए जब आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है अपना एडमिशन का, तो आपने अपनी जो ईमेल है वो रेगुलरली चेक करते रहना, बस इतनी सी बात है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, वैसे हम सब मुझे बताइएगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस एक तो पोर्टल पे और आ भी चुका है,
मैंने जो इनकी एडमिशन डेट्स पाई हैं वो 8/4 जो थी इसके लिए थी मॉर्निंग वालों के लिए, और 30 जी शायद 8 जो है वो इवनिंग वाले जी स्टूडेंट्स के लिए जो है जी इन्होंने ऐसे वो डेट्स जो है वो निकाल दी है। ऐसे तो अच्छा, ऐसे इसमें इसमें आया डिफरेंस होता है बिटवीन लॉ एंड जो है डिफरेंट कैटेगरीज, और ये सबका एक ही डेडलाइन होती है जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स? बैचलर्स की जो बीएस के सफा एडमिशंस आए हैं उनकी बाकी सब की तो एक ही डेडलाइन है, लेकिन लॉ और फार्मेसी का अभी तक एडमिशंस ओपन ही नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि एक तो उनका लैट अभी चल रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन खुली है, लैट अभी होगा, इस वजह से लेट आएंगे, और जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा वो भी काउंट करेंगे, इसलिए लॉ और फार्मेसी इन दो डिग्रीज का लेट एडमिशन ऑफर करेंगे, और लेट ही इसकी डेडलाइन जो है वो भी देर तक जाएगी। अच्छा हमसे साहब, लैट का टेस्ट जो है ये इम्पोर्टेंट होता है टुवर्ड्स गेटिंग एडमिशन इन एनी आप मतलब पार्ट जी में, लेकिन इसके अलावा एक एक तो ये हो गया, लैट को भी थोड़ा साथ में टच अप करते जाएंगे, ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स लॉ में इंटरेस्टेड है वो लैट के बारे में भी जानना चाहेंगे। लेकिन विद दैट बीइंग सेड, अभी के लिए मुझे ये बताइएगा कि लैट की कदरों कीमत इसके अलावा के एचईसी इसको रिकमेंड करती है, कायदे यूनिवर्सिटी में इसके अलावा भी कोई होती है, मतलब आया मेरिट में इसको ऐड करते हो या ओवरऑल नंबरिंग सिस्टम में इस हवाले से जो है वो आगाही देती है? अब लैट के बारे में मैं आपको बताऊं कि लैट ऐसे है कि एचईसी ने के मुताबिक किसी भी लॉ की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको लैट पास करना है। लैट पास करने के लिए आपको मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100। तो बाज़ औक़ात उसको कम भी कर देते हैं, 45 पे भी ले आते हैं, लेकिन 50 जो है वो जो स्टैंडर्ड पासिंग मार्क्स हैं वो 50 हैं। तो आपको 50 मार्क्स कम से कम चाहिए, तो आपने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या आपने किसी छोटे प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको लैट पास करना लाज़मी है। अब आ जाते हैं लैट की एक्सेप्टेंस पे कि हर यूनिवर्सिटी किस तरह से एक्सेप्ट करती है लैट। पास होना तो मस्ट है। अब बात करते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की। हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है लैट को लेके कि उसको हम मेरिट में ऐड करें, काउंट करें या ना करें। जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, वो लैट के नंबर्स को काउंट नहीं करती। आप पास हो गए उसमें लैट में, दैट्स इट। आपका फिर एफएससी और मैट्रिक की बेस पे मेरिट बनता है। एफएससी 70% और मैट्रिक 30%। एफएससी की बजाय एफए भी कर सकते हैं आप, इंटर कह लेता हूँ मैं ओवरऑल, और मैट्रिक 30%। ये उसका एग्रीगेट निकालने का तरीका है। लैट की परसेंटेज कोई नहीं है, लैट आपने पास कर लिया, खा आपके 50 नंबर हैं या 90 नंबर हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की नज़र में वो बराबर हैं। एडमिशन आपका जो मेरिट है वो बनेगा एफएससी इंटर और मैट्रिक की बेस पे। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ अगर आते हैं, तो वो काउंट करते हैं लैट का रिजल्ट। लैट में आपका जितना अच्छा स्कोर होगा, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका उतना ही एग्रीगेट ज़्यादा बन जाएगा। इसलिए लैट को लाइट नहीं लिया जा सकता। ओवरऑल काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो लैट की वेटेज रखती हैं अपने मेरिट के अंदर। तो इसलिए लैट बड़ी अच्छी तरह तैयारी करके देनी चाहिए। लैट के लिए काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा है, ऑनलाइन पड़ा है, पास्ट पेपर्स पड़े हैं, उनकी अलग से बुक्स मिल जाती हैं, वो पढ़िए आप, सिलेबस देखें, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप अगर मेहनत करें तो हो जाएगा। अभी लैट्स की रजिस्ट्रेशन भी खुली है, अभी आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी लैट 50 प्लस तो ये यूजुअली एक एचईसी की तरफ से क्राइटेरिया, इसके अलावा यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल बेसिस पे उस टेस्ट क्या क्या देखती है कि उसको समझती जी है कि हमने इसको मेरिट में लेके जाना है या नहीं, वो ईच यूनिवर्सिटी का डिपेंड करता है। इवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉलिसी वो जो है वो चेंज होता रहता है। जी ठीक है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने बता दिया अच्छा कि टेस्ट का ओवरऑल क्या प्रोसीजर है, इसमें कैलकुलेट नहीं हो रहा था, तो मुझे बताइएगा कि इसके अलावा जो है मेरिट में क्या-क्या फिर कैलकुलेशंस हो रही होती हैं? अगर टेस्ट नहीं है तो किस-किस जो है वो स्टैंडर्ड की बेस पे जो है वो मेरिट कैलकुलेट हो रहा वहाँ भाई अभी जैसे बताया मैंने, 2 ही चीज़ें हैं। एक आपका मैट्रिक, मैट्रिक काउंट होगी जी 30%। है? ठीक है। दूसरा आपका इंटर, एफए, एफएससी, आईसीएस कुछ भी आप अगर किया, आईकॉम,
वो काउंट होगा 70% उसके मार्क्स। तो ये आप काउंट करके इसका अपना एग्रीगेट निकाल के देख लें आपके कितने मार्क्स आते हैं, कितना एग्रीगेट बनता है। अच्छा, तो मुझे उस बताइएगा हिसाब से कि इन केस आपने बता दिया कि इंटरव्यू आपका मेरिट बन जाता है, वो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन, अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस पे भी स्टूडेंट जाके देखेंगे तो उसमें मेरिट मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, बन जाता है। तो आया उसके टेस्ट के अलावा कोई और फर्दर रिक्वायरमेंट भी है, लाइक कोई इंटरव्यू या किसी किस्म का एचआर इंटरव्यू वो करते हो, या लॉ के पर्सपेक्टिव से ही पूछते हो कि आप क्यों मतलब लॉ में आना चाह रहे हैं, या बेस्ड अपॉन द मेरिट आप अल्टीमेटली जो है वो एडमिशन कर सकते हैं? वहाँ भाई लॉ की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, ना इंटरव्यू है ना कुछ और है। बस आपका मैट्रिक और इंटर के मार्क्स होने चाहिए अच्छे, तो आपको एडमिशन मिल जाता है। आपका एग्रीगेट तकरीबन कह लें कि 88 के राउंड अबाउट हो तो आपका एडमिशन होगा, वो भी लीस्ट मेरिट में आपको बता रहा हूँ। कोशिश करें इससे ज्यादा पे ही जो है वो टारगेट करके। ठीक बिल्कुल। है। उसके अलावा असल में हर सूबे का अलग-अलग मेरिट बनता है, सेल्फ का भी है, तो उस पे डिपेंड कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ओवरऑल 86 से नीचे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चांस है। ठीक मतलब ठीक मिनिमम 86 से नीचे तो शायद सेल्फ का भी इस दफ़ा एडमिशन्स ना हो। ये मेरा मानना है इसके बारे में। ठीक उसके ठीक। अलावा लॉ डिपार्टमेंट में तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, ना इंटरव्यू है। बाकी डिपार्टमेंट्स में वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर। जैसे अभी लैटरल के, जिसको हम पिछली वीडियोस में काफ़ी इसकी बात कर चुके हैं, कि लैटरल के एडमिशन जो आपको डायरेक्ट बीए के बाद या बीएस के 4 सेमेस्टर्स के बाद जो आपको एडमिशन देते हैं डायरेक्ट 5th सेमेस्टर में, उसके लिए टेस्ट भी लेती है कायदे यूनिवर्सिटी बीएस के, और उसके लिए इंटरव्यूज़ भी लेते हैं। वो सारा कुछ आपको जब आप पोर्टल बनाते हैं, अपना अपना एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वो सारा कुछ आपको साथ-साथ बता देते हैं और आपको ईमेल करते जाते हैं हर चीज़, हर डिटेल। कोई भी ज़रूरी चीज़ है वो आपको पोर्टल पे भी मैसेज आएगा और आपको ईमेल पे भी मैसेज आएगा उसका। ठीक ठीक, तो माशा आपने पोर्टल चेक करते रहना है अपना, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, पोर्टल अपना चेक करें और अपना ईमेल रेगुलर चेक करें। ठीक ठीक। तो वो अच्छा। आपको टेस्ट या इंटरव्यू के बारे में उसपे डिटेल्स बता देंगे। वो कुछ ही डिपार्टमेंट्स का है टेस्ट और इंटरव्यू, बहुत चंद डिपार्टमेंट्स का। मेरा ख़्याल है कि बीएस फर्स्ट सेमेस्टर में जो अभी फ्रेश लेना चाह रहे हैं एडमिशन्स इंटर के बाद, उसमें शायद किसी का भी नहीं है। अगर किसी डिपार्टमेंट का होगा टेस्ट और इंटरव्यू, वो आपको अलग से बता देंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में फर्स्ट सेमेस्टर से इस दफ़ा कोई वो ना ही इंटरव्यू ले रहे हैं, ना ही अलग से टेस्ट ले रहे हैं। पोल साइंस और आईआर का मैं कुछ कह नहीं सकता, वो भी अगर होगा तो वो आपको बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि वो आपका टेस्ट लेंगे। हमजा मलिक साहब, माशाल्लाह आपने ओवरऑल जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर दी रिगार्डिंग मेरिट्स और जो है टेस्ट वगैरह। मुझे बता दीजिएगा कि डिग्रीज ऑब्वियसली कैथल यूनिवर्सिटी चूंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और बहुत सारी डिग्रीज ऑफर करती है, वो हम देखते भी हैं ऐड में, एमएस से लेके पीएचडी बीएस में बहुत सारी डिग्रीज ऑफर हो रही है। चूंकि एक तो ये इंटरव्यू स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अंडरग्रेड है, तो अंडरग्रेड से रिलेटेड मैं पूछना चाह रहा था कायदन यूनिवर्सिटी की ऐसी कौन सी पायनियर डिग्रीज है जिसकी वजह से कायदन यूनिवर्सिटी को मतलब लोग प्रेफर करते हैं कि उन डिग्रीज को जो है वो अवेल करने के लिए मतलब डिफरेंट जो है वो सूबों से लोग आ रहे होते हैं। जैसे लॉ तो हमें पता ही है कि लॉ उसकी एक वन ऑफ द पायनियर डिग्री है। बाकी कौन कौन सी डिग्रीज है जिनको आपने समझते हैं कि उनमें बड़ा नाम है कायदन यूनिवर्सिटी का? अच्छा वहाँ भाई कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बेसिकली बनाई गई थी रिसर्च के लिए, यानी एमफिल और पीएचडी। एमफिल, पीएचडी में इसका ग्लोबली बड़ा अच्छा नाम है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का। अ, और अगर हम बात करें बीएस की, तो बीएस में 3 फैकल्टीज़ हैं। फैकल्टीज़ मतलब कि 3 मेजर जो हैं वो साइंसेज़ हैं, उसके नीचे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। नंबर 1 जी बायोलॉजिकल साइंसेज़ हैं, नंबर 2 पे नेचुरल साइंसेज़ है। ये मैं रैंकिंग के हिसाब से बात नहीं कर रहा, वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि एक बायोलॉजिकल साइंसेज़ है, एक नेचुरल साइंसेज़ है और एक सोशल साइंसेज़ है। बायोलॉजिकल साइंसेज़ से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जो अच्छी डिग्री समझी जाती हैं, जो और मेरिट वाइज़ भी मैं आपको बताऊँगा कि
कौन सी डिग्रीज अच्छी समझी जाती हैं। जाहिर है जिसका मेरिट ज्यादा है उसकी तरफ ज्यादा रुझान है लोगों का और वो अच्छी भी समझी जाती है। तो बायोलॉजिकल साइंसेज में अगर मेरिट देखा जाए और ओवरऑल यूनिवर्सिटी का मेरिट देखा जाए तो उस पे टॉप पे जो मेरिट आ रहा है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट का है। और कायद आज़म यूनिवर्सिटी का फार्मेसी डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा समझा जाता है और एक तरह से प्रोफेशनल डिग्री भी है और बड़ी उसकी मांग है उस डिग्री की। बीएस फार्मेसी वो 5 साल की डिग्री है, बाकी डिग्रीज 4 साल की हैं। लॉ और फार्मेसी ये 2 डिग्रीज 5 साल की हैं। वो फार्मेसी की बात करें 5 साल की डिग्री है और बड़ी अच्छी डिग्री समझी जाती है, बड़े लायक लोग उसमें आते हैं और काफी अच्छा पढ़ाया जाता है उधर। दूसरे बायोलॉजिकल साइंसेस की अगर बाकी डिग्रीज को हम देखें तो उसमें जोलॉजी है, बॉटनी है और इन्वायरमेंटल साइंसेज है और इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है और इस तरह बायो के कुछ डिग्रीज मजीद हैं। तो ये बड़ी अच्छी डिग्रीज हैं, इनके लिए भी 86 87 प्लस आपका मेरिट हो तो आपको यहाँ एडमिशन मिलता है इन डिग्रीज में। उसके बाद अब हम आते हैं नेचुरल साइंसेस की तरफ। नेचुरल साइंसेस में ये जी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आईटी, सीएस ये डिपार्टमेंट्स जो हैं ये आते हैं नेचुरल साइंसेस में। इसमें सीएस का मेरिट अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिजिक्स का मेरिट अच्छा है, केमिस्ट्री का मेरिट अच्छा है, इसका ओवरऑल मेरिट ठीक-ठाक है। आईटी का मेरिट बड़ा अच्छा है, मतलब हाई है मेरिट। लेकिन मेरा नेचुरल साइंसेस में अगर मैं मशवरा दूँ हमारे व्यूअर्स को कि वो नेचुरल साइंसेस में किस फील्ड में आएँ और किस फील्ड में ना आएँ। हर डिग्री अच्छी है नेचुरल साइंसेस की, मैथ्स, फिजिक्स ये बड़ी ज़बरदस्त डिग्रीज़ हैं। केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त डिग्री है। लेकिन सीएस और आईटी में मेरा ख्याल है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो होनी चाहिए। आप इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ ये कंप्यूटर्स और इंटरनेट कनेक्शंस और बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ा लैग थोड़ी करती हैं आउटडेटेड होती हैं एज यूनिवर्सिटीज़। कम्पेयर जी। और इसके बाद अगर बायोलॉजिकल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज के बाद अगर हम आए सोशल साइंसेज को कवर करें, इसकी डिग्रीज कवर करें, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर मेरिट देखा जाए तो वो है आईआर और लॉ का। मतलब आईआर का लॉ से भी थोड़ा ऊपर मेरिट है। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस। हालांकि ये डिग्री देखी जाए तो कोई इतनी वेल नाउन डिग्री नहीं है और ना ही लगता है कि इसकी इतनी डिमांड है लोगों में। लेकिन कायदे आजम यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल रिलेशन बहुत बहुत अच्छी डिग्री समझी जाती है ये। और जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आए और सोशल साइंसेज की एक बड़ी अच्छी डिग्री करके जाएं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ें। इसमें काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेज हैं जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद जी लॉ डिपार्टमेंट है। लॉ डिपार्टमेंट भी बड़ा अच्छा समझा जाता है, एक प्रोफेशनल डिग्री है। जैसे मैंने पहले बताया कि 2 ही डिग्रीज हैं 5 साल की, जिसमें एक फार्मेसी है, दूसरी डिग्री ये है लॉ, बीएस एलएलबी। ये 5 साल की डिग्री है, बड़ी अच्छी डिग्री समझी जाती है। स्कूल ऑफ लॉ मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ। बहुत ज़बरदस्त है। पूरी यूनिवर्सिटी में भी बड़ा एक अच्छा डिपार्टमेंट समझा जाता है और ओवरऑल भी अगर हम कंपेयर करें बाकी लॉ डिपार्टमेंट से मुल्क के, तो बड़ा अच्छी स्टैंडिंग है कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल की। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है। अ, इसकी भी डिग्री बड़ी अच्छी है, इसका भी ऊपर के मेरिट्स में आती है ये डिग्री। उसके बाद ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का भी मेरिट 80 प्लस है। उसके बाद हिस्ट्री डिपार्टमेंट का मेरिट थोड़ा कम है लेकिन बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है। मुझे पर्सनली वो डिपार्टमेंट बड़ा पसंद है। वो उसका मेरिट ज़रा कम है बाकी डिपार्टमेंट से, लेकिन वो अच्छा डिपार्टमेंट है। मेरी मेरी नज़र में वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी की डिग्री ऑफर करती है। जेंडर स्टडीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है पाकिस्तान का जेंडर स्टडीज में, वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर है और बड़ी अच्छी डिग्री है। तो वो भी बीएस ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज उसमें बीएस ऑफर कर रही है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। एंथ्रोपोलॉजी मैंने बताया, आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी सबसे कम मेरिट आर्कियोलॉजी का है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में और वो भी स्कूल अच्छा है, टेक्सला इंस्टीट्यूट ऑफ
एशियन सिविलाइजेशंस, तो वो भी स्कूल अच्छा है, लेकिन उसका मेरिट सबसे कम है। जैसे फार्मेसी का मैंने बताया कि पूरी यूनिवर्सिटी में मेरिट सबसे ज्यादा है, उस तरह लीस्ट मेरिट जो है वो आर्कियोलॉजी का है। और वो भी एक अच्छी डिग्री समझी जाती है। अगर आपने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में और अच्छे माहौल में पढ़ना चाहते हैं और आपका मेरिट थोड़ा कम है, तो आप आर्कियोलॉजी में अप्लाई करें और वहां से डिग्री करके जाएं। आप एक अच्छा एक्सपोजर लेके जाएंगे अच्छी यूनिवर्सिटी का, और अच्छी डिग्री भी लेके जाएंगे। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। और स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जो एफएससी में आ रहे थे वो बड़े कंफ्यूज भी होते हैं। खासतौर पे कुछ मुझे इतना पता है कि कुछ डिग्रीज के बारे में तो माँ बाप ने कहा ही होता है कि यही करनी है, लेकिन अगर वो नहीं हो पाती है तो स्टूडेंट्स की कम से कम रहनुमाई हो सके कि सेकंड ऑप्शन में कौन सा जो है वो चूज कर सकूं। उस बारे में माशाल्लाह आपने बड़ा डिटेल ओरिएंटेड आंसर दे दिया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इधर इधर जी जी वहाँ भाई, एक जी इधर इससे रेलिवेंट मैं एक बात करना चाहूंगा। एक या एमबीबीएस कर लो, हमारे ये अलमिया है हमारे माशरे का, या एमबीबीएस कर लो या इंजीनियरिंग कर लो। तो आप मेरे से काफी सीनियर हैं, आपको भी पता है कि आजकल तो ना इंजीनियर की कोई सुनता है, ना उसको कोई जॉब देता है, और ना ही डॉक्टर को कोई जॉब देता है। जॉब उस बंदे को मिलती है जिसको अपनी डिग्री में कुछ आता है, जिसने अपनी डिग्री के दौरान मेहनत की है और अच्छे से पढ़ा है, उसकी एक्सपर्टीज है अपनी फील्ड में, उसको जॉब मिलती है। अगर अपना कोई वो स्टार्टअप लेना चाह रहा है, तो वही बंदा ले सकता है जिसको अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है। तो आप बिल्कुल। डिग्री को ना देखें, अपने इंटरेस्ट को देखें और बस जान मारें, उसमें एक्सपर्टीज लें, उसमें अपना एक नाम पैदा करें, उसमें पढ़ें अच्छे तरीके से और नॉलेज लें उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा। और बाकी वैसे भी डिग्री ऊपर नहीं करती। हमजा साहब शुक्र है कि अब आगे की निस्बत बहुत चीजें लिबरलाइज भी हो गई हैं माँ बाप में भी, कि मतलब किसी जी जमाने में थोड़ा ज्यादा ही सख्ती होती थी। अब मैंने देखा कि पेरेंट्स मतलब बच्चे अगर कोई रेलिवेंट कोई सजेशन दे तो मैंने देखा कि ओवरऑल पेरेंट्स ने मतलब उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया कि ठीक है, मतलब कोई बात नहीं है कि मतलब अगर कोई बड़ा अच्छा यूट्यूब करना चेंज आ चाहता रही है, कोई चाहे मतलब टिकटॉक है या जो भी है, तो जो अच्छा है या बुरा है, लेकिन कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली उस चीज को एक्सेप्टेंस मिल रही है सोसाइटी में कि ठीक है कि अगर कोई भी किसी भी फील्ड में अगर बेहतर परफॉर्म कर सकता है तो इसका जरूरी नहीं है कि यही करना है या यही प्लान ही करना है जो है आपने मतलब स्पेसिफिक डिग्री से आप लोग वैसे भी बात नहीं करें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कायदन यूनिवर्सिटी की फीस क्या है जो पर सेमेस्टर? फीस जी उनकी पहले सेमेस्टर में जरा ज्यादा होती है फी। उसकी वजह ये है कि आपका सिक्योरिटी फीस भी आनी है उसमें, उसमें आपका ये जो एडमिशन फी है वो भी आएगी। तो पहले सेमेस्टर में फी थोड़ी ज़्यादा है। आपके अगर आप हॉस्टल की करवाएंगे उसमें भी फी ज़्यादा है। हॉस्टल खैर आजकल तो मिलता ही नहीं है, उस पर बाद में बात करते हैं हॉस्टल के बारे। पहले सेमेस्टर जो फी है वो तकरीबन रेगुलर की जो पहुंचती है वो 70 to 75 77,000 तक पहुंचती है, और आगे वो जाके 40 के राउंड अबाउट 40 45 के राउंड अबाउट पहुंच जाती है। और अगर हम बात करते हैं उसकी सेल्फ फाइनेंस की, ये पहले रेगुलर की मैंने आपको फी बताई है। अगर हम बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस की, तो वो इससे पहले सेमेस्टर में कोई 1 लाख प्लस चली जाती है, 1 लाख 8 1 लाख 10। अब क्योंकि काट लगा है HEC के बजट पे, तो मजीद ये फी बढ़ा देंगे जहाँ तक मेरा अंदाजा है। तो मेरिट सॉरी सेल्फ फाइनेंस पे 1 लाख 10,000 के राउंड अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर की, और सेकंड सेमेस्टर से ये कोई 80,000 के राउंड अबाउट पहुंच जाती है फी। और अगर हम बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल की पहले सेमेस्टर में तो पहुंच जाती है आपकी 27 के राउंड अबाउट, 27 to 30, और अगले सेमेस्टर से ये आ जाती है 22 20, इतना इसके राउंड अबाउट पर सेमेस्टर, और साल में 2 सेमेस्टर है। अच्छा सर, इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया है हमजा मलिक साहब, तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मेरे ख्याल में कायदर यूनिवर्सिटी सबसे हाईली जो फीस जिसमें पे करनी पड़ती है, क्योंकि मैं अदर भी ऑब्वियसली इंटरव्यू लेता रहता हूँ गाय पे गाय, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चले हैं उसको तो एक साइड पे ही कर देते हैं कि वो तो एक वक्रे ही लेवल पे चल रहे हैं ना, वो तो 25,000 30,000 रुपए वाले लेवल पे चल रहे हैं। लेकिन अगर मतलब पिंडी या इधर भी करीब में देखता हूँ तो 35 40 इस वाले ऐसे ही लेवल पे है, और अल्टीमेटली वो 27 28 पे या 30 पे 32 पे चली जाती है।
तो कायदे यूनिवर्सिटी ने मैंने देखा कि फीसिस पे जो है ना मतलब बहुत ज्यादा पब्लिक होते हुए भी इनकी जो फीसिस है, मैं जहां तक देखता हूँ कि शायद एयर यूनिवर्सिटी और बहुत सारी इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज होंगी जो आती प्राइवेट में है, लेकिन वो अल्टीमेटली वो सेम ही चार्ज कर रही है करीब करीब उसमें। तो उस मेरिट की फी जो है यहाँ कम है जरा, जो रेगुलर पे जिनका एडमिशन है। सेल्फ फाइनेंस की थोड़ी ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा है। फी देख के आप अब अपने ज़हन में ये ना सोच लें कि ये कोई प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की तरह ये भी बड़ी कोई लश यूनिवर्सिटीज होगी और इसकी कोई बड़ा अच्छा वेल मैनेज, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको पहले से बता दूं, ये इसकी जो आउटलुक है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की तरह ही है, और जैसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं वैसी है। लेकिन खूबसूरत बहुत है ये यूनिवर्सिटी, इसमें कोई इसका पास भी नहीं आता इसकी खूबसूरती में। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ठीक है, अब इसी से ऑब्वियसली दूसरी क्वेरी आती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में तो मैं यूजुअली सवाल तो पूछता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हर जहां मर्जी चले जाएं कोई ना कोई जो है वो हायर एंड पे भी बैठा होता है, लोअर एंड पे भी बैठा होता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की फीस मैं वैसे ही समझता हूँ कि ऐसी है कि इसमें स्टूडेंट्स को मज़ाहमत की आती होगी इसको पूरा फुलफिल करने में। तो उनके लिए स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस में कितनी हेल्प मिलती है, और आया आपके ख्याल में जेन्युइन स्टूडेंट्स से मुराद ये है कि मतलब जिनको बाकी हेल्प चाहिए होती है। देखिए प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एक जरूर एडवांटेज शुरू से ही रहा है, वो चाहे आप स्टार्ट से ही कर दें, मतलब आज से 10-15 साल 20 साल पहले, कि उनमें असिस्टेंस भी ज्यादा होती थी करने की। मतलब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह बिल्कुल ये नहीं कि अगर फीस दे रहे हैं तो ठीक है पढ़ लें, कुछ प्राइवेट में बेहतर ही हो रहा होगा, लेकिन कुछ आपको पता ही है कि ओवरऑल सिस्टम यही है। तो गवर्नमेंट ने ओवरऑल पहले ही सब्सिडाइज किया होता है, उसके बाद फर्दर भी कर देती है। तो आया फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल भी आसानी से जाती है, और कितना इस मामले में आपने ऑब्वियसली 5 साल गुजार दिए, तो आप इस मामले में काफी हद तक जो है आपको पता चल चुका होगा, तो इस बारे में वहाँ भाई डिजर्विंग जो बंदा है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है। मिलती कैसे है? काफी सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो HEC की हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स है, और एक दो स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद एहसास स्कॉलरशिप है, वो मिल जाती है। ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी आपको बता दी। उसके अलावा कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है अलुमनाई की, उनकी स्कॉलरशिप है, वो मिल जाती है। उसके अलावा रोशनी ट्रस्ट, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनवर शाह साहब, उनका एक ट्रस्ट है, वो भी हेल्प कर देते हैं स्टूडेंट्स की। और इसके अलावा मजीद कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हेल्प कर देते हैं अगर बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है, और उसको अगर नहीं मिलती स्कॉलरशिप तो वो कंपनसेट कर देते हैं किसी तरह। आपके फेलो स्टूडेंट्स या आपके जो एक्स काइदियंस हैं वो मिलजुल के आपको किसी न किसी तरह कंपनसेट कर देते हैं, या आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक जो बड़ा अहम पॉइंट है वो मैं बताना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप सिर्फ मिलती है जो स्टूडेंट्स मेरिट पे आए हैं। सेल्फ फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो अगर आपका सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन हुआ है और आपकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना आए कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपके वालिदैन ने एक सेमेस्टर की फी नहीं देनी, आपको 8 सेमेस्टर की फी देनी है। और अगर आपको हर सेमेस्टर मुश्किल से गुजरना है, आपको घर वालों को मुश्किल से गुजारना है, तो खुदारा ऐसा ना करें, आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। और किसी ना किसी तरह हो सकता है बाय लक आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए, किसी प्रोफेसर से मिल जाए, या किसी आपके जो सीनियर्स हैं उनसे मिल जाए, या कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे मिल जाए। लेकिन वो कितनी दफा आप लेंगे? वो ढूंढना भी एक मुश्किल काम है, और पता नहीं मिलती है नहीं मिलती वो भी एक मुश्किल काम है। तो अगर आपका सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन हो रहा है तो वो फी बहुत ज्यादा है, तो आप खुदारा ना आए अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। अपने वालिदैन पे थोड़ा कोई एहसास करें इनका, और किसी और यूनिवर्सिटी में आप ट्राई करें जहाँ फी कम है। यानी आपका कहने का मतलब है कि चांसेस अगर आप मेरिट यानी कि डे स्कॉलर सॉरी डे स्कॉलर कह रहा हूं, जो रेगुलर मेरिट पे आए हैं मेरिट पे उनके जी। चांसेस ऑफ गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस या ओवरऑल स्कॉलरशिप वगैरह बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। और यानी कि वो अगर आ भी जाते हैं, और वैसे भी ऑब्वियसली उनकी फीस भी कम होती है, तो उनको मेरे ख्याल में अकोमोडेट करना भी थोड़ा इजी, रिलेटिवली इजी होता है उसके। और जो रेगुलर पे आए हैं उनको लाजमी मिल जाती है, मतलब 90% चांसेस है कि अगर वो डिजर्विंग है
तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर वो डिजर्विंग है। अगर उनकी कोई फैमिली का बैकग्राउंड इतना तो स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, तो उनको मिल जाएगी फाइनेंशियल जी असिस्टेंस, काफी हद तक चांसेस है। जी माशाल्लाह। अच्छा इधर से ही क्वेश्चन जो दूसरा है, मतलब कि लेट्स अज्यूम किसी बच्चे का हो जाता है तो अल्टीमेटली वो आ जाता है, तो जैसे हम नारोवाल से हैं, शक्करगढ़ से हैं, तो क्या उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी है कायदर यूनिवर्सिटी में, किस तरह आप हॉस्टल अवेल कर सकते हैं? और दूसरे जो डे स्कॉलर हैं उनके लिए क्या सिस्टम है, मतलब यानी कि कोई इस तरह का क्राइटेरिया के मतलब इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स हॉस्टल अवेल ही नहीं कर सकते क्या, मतलब ओवरऑल यानी हॉस्टल फैसिलिटी के क्राइटेरिया का बता दें, और क्या फीसिस हैं जो बाहर से आते हैं उनको अवेल हो जाता है? हॉस्टल की फी तो बता दिया है इसी वीडियो में। जी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। क्राइटेरिया ये है जी, इस्लामाबाद का जिनका है डोमिसाइल उनको नहीं मिल सकता हॉस्टल, और इवनिंग में जिनका एडमिशन हुआ है उनका खा डोमिसाइल किसी भी इलाके का है, उनको हॉस्टल नहीं मिल सकता। इवनिंग वालों को और इस्लामाबाद वालों को, इन दो स्टूडेंट्स को नहीं मिल सकता हॉस्टल। ये रूल्स हैं कि उनको नहीं मिलेगा हॉस्टल। लेकिन अगर कोई इनमें कोई कोई ये माजूर है, कोई स्टूडेंट या कोई और मसाइल हैं, तो अथॉरिटीज अलो कर सकती हैं, वो एक स्पेशल केसेस कोई हैं। स्पेशल केस वो है, ओवरऑल एक जनरल रूल में ये नहीं चीज है? जनरल रूल्स ये हैं कि नहीं मिल सकता इस्लामाबाद वालों को जिनका डोमिसाइल इस्लामाबाद का है, और दूसरा ये इवनिंग वालों को। और अभी हम आ जाते हैं कि मिलता किसको है फिर। बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, एमफिल पीएचडी, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको मिल जाता है, खा ये मेरिट पे आए हैं खा ये सेल्फ फाइनेंस पे आए हैं, इनको मिल जाएगा। बस इवनिंग और इस्लामाबाद वालों को नहीं मिलेगा। लेकिन हॉस्टल्स में सीट्स ही नहीं है जनाब, ये सबसे बड़ा मसला है। आप अगर एलिजिबल भी हो तो जरूरी नहीं है कि सबको ही एडमिशन मिल जाएगा हॉस्टल के अंदर, सबको ही अलॉटमेंट मिल जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी हॉस्टल्स के अंदर जो 4 कमरे हैं, 4 बंदों वाले कमरे हैं, उसमें जी रह रहे हैं कोई 8-8 10-10 बंदे। अगर 2 बंदों वाले कमरे हैं तो उसमें रह रहे हैं कुछ 4-4 6-6 बंदे। तो मजीद बंदे लेके आना गुंजाइश ही नहीं है यूनिवर्सिटी के पास। हर सेमेस्टर में मैक्सिमम कोई 30-40 स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है, या 50 कर लें, 60 कर लें, 70 कर लें। एडमिशन होता है हजारों स्टूडेंट्स का। तो ये बड़ी मुश्किल चल रही है आजकल। ये बहुत बड़ा मसला है कायद आज़म यूनिवर्सिटी का कि हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं मिल रही स्टूडेंट्स को। तो जी हॉस्टल का भी ज़रा आपने देखना है। इसके लिए आपको एक सिंपल सी मैं एडवाइस करूंगा जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, कि जो ही आपका नाम आता है लिस्ट में कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, आप फीस सबमिट करवाते हैं यूनिवर्सिटी की, आपने उसी दिन आपने हॉस्टल का अप्लाई करना। हॉस्टल का अप्लाई कैसे करना है, वहाँ ऑफिसेज हैं, वहाँ किसी से भी पूछें कि जी मैं हॉस्टल का अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये मैंने फीस सबमिट करवाई है डिपार्टमेंट की, अब मैं हॉस्टल का अप्लाई करना चाह रहा हूँ, आपको सारा वहाँ से पता चल जाएगा। एक फॉर्म मिलेगा आपको और आप अप्लाई कर देंगे। जिस दिन आपने फीस सबमिट करवाई, जिस दिन आपका नाम आया उसी दिन आप फीस सबमिट करवाएं, और फौरी तौर पे आप हॉस्टल का अप्लाई कर दें। क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे है, आपको हॉस्टल मिलता है। इसलिए आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपको हॉस्टल में जगह मिल जाए। लेकिन इन केस अगर नहीं मिलती, तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी के करीब बाराकोट नाम का एक एक इलाका है, वहाँ काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं, और करीब करीब काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं, तो आप प्राइवेट हॉस्टल में भी जा सकते हैं। उसका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है, लेकिन आप वहाँ जा सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट का मसला है कि आपने हॉस्टल से यूनिवर्सिटी कैसे आना है और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल कैसे जाना है। उसके लिए एक अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी के जो पॉइंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी की बसेस हैं, वो रेगुलर बेसिस पे चलती रहती हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट का इतना कोई मसला नहीं है। वो ऑलमोस्ट इस्लामाबाद के हर इलाके में कायद आज़म यूनिवर्सिटी की बस जाती है, और दिन में 2-2 3-3 दफा जाती है। तो इस चीज़ का आपको कोई मसला नहीं होने वाला कि हमारा आना जाना कैसे होगा हॉस्टल का। आप अप्लाई करें, आते ही आप अप्लाई करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का, पहले दिन ही आके आप अप्लाई करें, और चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा अगर आप फौरी तौर पे अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता, आपने प्राइवेट हॉस्टल ले लेना है कहीं आसपास, और वहां से आपको
यूनिवर्सिटी की बसेस ले जाया करेंगी, और 1-2 सेमेस्टर्स के बाद उम्मीद है कि आपका इंटरनल हॉस्टल में नाम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नाम आ जाएगा, फिर आप अपना सामान पकड़ें, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आ जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की हालत बहुत ख़राब है आजकल तो। आज से 5 साल पहले जब हम गए थे, तो तब भी ख़राब थी, लेकिन गुज़ारा चल रहा था अपना, बड़ा अच्छी तरह से गुज़ारा चल जाता था। लेकिन आजकल बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत बहुत ख़राब हालात हो चुके हैं कायदीन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की, क्योंकि अ, तकरीबन मेरा ख़्याल है 2 से 3 हॉस्टल्स बनेंगे, तो फिर ये जो स्टूडेंट्स की जो नीड्स है, जो इनटेक जो आ रही है स्टूडेंट्स की, जो कि उनका गुज़ारा चलेगा। उसके अलावा तो मेरा नहीं ख़्याल कोई और चारा है यूनिवर्सिटी के पास। यानी इन्फ्लक्स ज्यादा है और कैपेसिटी कम है, इस वजह से जो है ना हालात जो बिल्कुल। है ना वो पूरे से पूरे ही हैं रिगार्डिंग जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी। हमजा मलिक साहब, स्टूडेंट्स के लिए को फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? माशाल्लाह आपने अब ग्रेजुएशन कर लिया और आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी वाइल जो है स्टडीइंग एट कायदीन यूनिवर्सिटी, तो आपने जो चीजें सीखी हो स्टूडेंट्स को भी पहुंचाना चाह रहे हो जो न्यू अभी अप्लाई करना चाहते हैं? बिल्कुल जी। एक तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि इधर डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से लोग आते हैं। जैसे पंजाबी भी जाएँगे, क्योंकि हर सूबे का कोटा है वहाँ। उस कोटे पे उसी सूबे से स्टूडेंट ने आना है। मतलब पंजाबी भी जाएँगे वहाँ, पश्तून भी जाएँगे, सिंधी भी आएँगे, कश्मीरी भी आएँगे, बलोच भी आएँगे, और उसके अलावा फाटा से भी आएँगे लोग। फाटा खैर अब तो खत्म हो गया है, वो मर्ज कर दिए केपी के साथ, और उसके अलावा गिलगित से लोग आएँगे। तो ये सारे लोग मिलके एक बड़ा खूबसूरत सा एक कल्चरल बुके कह लें, फूलों का एक बुके बना देते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को। डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है। आप उनसे इंटरैक्ट करते हैं, आप उनको जानते हैं, आप उनके साथ उनके कल्चर, उनकी ज़ुबान, उनके उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनकी बोलचाल का तरीका, उनका बिहेवियर चीज़ों को लेके, उनके नॉर्म्स, ये सारा कुछ आपको पता चलता है। और पाकिस्तान की कोई ऐसी तहसील, कोई ऐसा ज़िला नहीं होगा, जहाँ आपको इंटरैक्शन बढ़ाने का मौका ना मिले, जहाँ आपकी जान-पहचान ना बने, या फिर उसके बाद आप पे खुद पे है कि आप किस तरह इस चीज़ को लेके चलते हैं, आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं उठाते। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, इस कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की सोशल लाइफ़ बड़ी अच्छी हो जाती है। उसके कैंपस लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, ज़्यादा डाइवर्सिटी के लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। और ये डाइवर्सिटी आपका ज़हन खोलती है, और आपको ज़्यादा नॉलेज देती है लोगों के बारे में और अपने पाकिस्तान के बारे में। तीसरे नंबर पे पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। तो आपको अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है, और आपके फेलो स्टूडेंट्स भी कई ऐसे होंगे जो जो नॉलेज का कह लें कि समंदर होंगे। तो आप उनके साथ इंटरैक्ट करके आपको उनसे भी सीखने का मौका मिलता है। और उसके अलावा कैंपस लाइफ जो है बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ मार्गिला के दामन में हमारी यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, बड़ी एक खूबसूरत जगह पे। तो एक तो वो आपको चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है, नेचुरल एक ब्यूटी है वहाँ। एक ये बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा पढ़ाई, ये भी हो गई। पढ़ाई तो फिर देखें जी हर यूनिवर्सिटी में है, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का तो सबको पता है कि बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और कैंपस लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। उसके अलावा सोसाइटीज़ पे आजकल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बड़ा काम कर रही है। मैं खुद कायदीन ड्रामेटिक्स क्लब में रहा हूँ, उसकी ड्रामेटिक सोसाइटी का एक मेंबर रहा हूँ। तो बड़ा मुझे मज़ा आया जी वहाँ, बड़ा सीखने को मिला अपने सीनियर्स से, इवन अपने जूनियर्स से सीखने का मौका मिल जाता है आपको बाज़ औक़ात, और बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं। और यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर, और आपके वाइस चांसलर, और बाकी जो आपके फैकल्टी के मेंबर्स हैं, वो आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव टैलेंट है, या आप पॉजिटिव एनर्जी से आ रहे हैं, टैलेंट नहीं भी है, लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप वो सोसाइटीज़ में जाते हैं, तो आपको बड़ा बूस्ट देते हैं वो। और जिस तरह कल्चर में बड़ी डाइवर्सिटी है, उसी तरह इसकी सोसाइटीज़ में बड़ी डाइवर्सिटी।
आपके पास ड्रामेटिक सोसाइटी है, दूसरी तरफ आपके पास डेक्लेमेशन और लिटरेरी सोसाइटी है, तीसरी तरफ आपके पास म्यूजिकल सोसाइटी है, आपके पास मीडिया सोसाइटी है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जिसमें आ जाती है, और इस तरह की कई सोसाइटीज हैं। तो आप जाएं, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है, तो आप अपने इंटरेस्ट को लेके किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन करें और वहाँ अपना को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लें, और अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है पढ़ाई के अलावा, जो एक्स्ट्रा टाइम है वो आप उधर दें और अपनी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करें, और आपको बिलाशुबा वहाँ एक मौका मिलेगा कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके और उस चीज में बड़ा नाम भी कमा सकते हैं आप, और बड़ी एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे आप। Really thanks for such a great analysis and मुझे पता है इस इंटरव्यू में बहुत सारी जो है माशाल्लाह जो भी स्टूडेंट्स जो आना चाह रहे होंगे उनके एक तो जो एग्जाम होंगे वो क्लियर किए होंगे और बहुत सारी इंशाल्लाह उनको सजेशंस भी मिली होंगी। तो दोस्तों वहाँ अगर भाई, जी 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 सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जिस तरह पिछले साल हमने एक एडमिशन कमेटी बनाई थी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, उस तरह इस साल भी एडमिशन कमेटी बनाई है। मैं ज़ाहिर अब वहां से पास आउट हो चुका हूँ, तो मैं उस एडमिशन कमेटी का बाकायदा मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन वो एडमिशन कमेटी इस साल भी काम कर रही है, और वो इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है एडमिशन कमेटी। तो मैं उसका भी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, उन लोगों से भी कांटेक्ट करें। और मेरा, जैसे पिछली वीडियो में फेसबुक का लिंक आपने दे दिया था, काफी सारे लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया, तो जिसकी कोई जरूरी बात है, जरूरी बात, वो मेरे से भी फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकता है, कोई ऐसा। आप जी जी आप दोनों लिंक शेयर कर दीजिएगा। मैं वैसे मेरे पास पिछली वीडियो में पड़े होंगे, देखने पड़ेंगे, आप शेयर कर जी, दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको इधर पेश करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा मलिक साहब। तो दोस्तों अगर आपकी कोई फर्दर क्यूरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आंसर कर सकूं। अगर इसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स क्यूरी होगी अकादमी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो मैं नहीं कर सकूंगा, मैं कोशिश करूंगा हमजा मलिक साहब तक पहुंचा सकूं। जो मैंने देखा हमजा मलिक साहब बड़ा कोऑर्डिनेट कर देते हैं, और ऑब्वियसली उनके पर्सनल चैनल और पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल और दूसरा पेज तो शेयर हो ही जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद हाफिज आपका तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।